का नीचे का पाइलोरिक रीजन है, और ड्यूोडेनम का जो मिडल रीजन है, जहाँ पे स्पिंचर ऑफ ओडाई खुलता है, वहाँ पे पेनक्रिएटिस उसके डाइजेस्टिव जूस के साथ में। इनकी ये वाला जो स्थान है वो पाचक पित्त का है, वहाँ पे पाचन होता है, डाइजेशन होता है। रंजक पित्त, रंजक होता है एक तरीके से सफाई करना, हमारी जो आरबीसी ब्लड की जो जहर, खून का जो जहर निकाला जाता है लीवर में निकाला जाता है, लीवर और स्प्लीन में डेड आरबीसीज को अलग कर दिया जाता है, डेड सेल्स को। तो लीवर और स्प्लीन में रंजक पित्त पाया जाता है। साधक पित्त, हार्ट में पाया जाता है साधक पित्त। और इसके अलावा हमने कल देखा तो इस पिक्चर में भी लिखा हुआ था, मस्तिष्क में भी पाया जाता है। तो हृदय और मस्तिष्क दोनों जगह साधक पित्त पाया जाता है। आलोचक पित्त, आलोक आ से आप लगा लेंगे, आ यानी कि आंखों में पाया जाता है, आंखों में पीलापन होता है जिससे पीलिया जॉन्डिस प्रॉब्लम जो होती है। भ्राजक पित्त हमारी स्किन में पाया जाता है। पित्त से 40 प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसको थोड़ा सा और गहराई से स्टार्ट को आप देख लीजिए, इसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं। अब इसका आप कार्य आप अपने लॉजिकल माइंड से आप बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पाचक पित्त हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कि अमाशय का अधोभाग और पक्वाशय का मध्य भाग में पाया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस भाग में क्या हो रहा है कि पहले तो मुंह से बोलस गया, पेट में जाके काइम बन गया वो खाना। अब वो काइम जो है पाइलोरिक वॉल्व से ड्यूोडेनम में आया है, और यहीं पे पाचक पित्त है। और यहाँ पे नीचे से स्पिंचर ऑफ ओडाई से बाइल जूस एंड पेनक्रेटिक जूस आ रहे हैं। मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड है ना, तो देखिए वही चीज मिलेंगी सारी की सारी यहाँ पे। मतलब कि ये जब आगे हम पढ़ेंगे, खाने को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो खाना होता है ना, दो भागों में डिवाइड किया जाता है खाने को। सामान्य रूप से एक जो हमारे शरीर को चाहिए उसको हम सार भाग कहते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, सार भाग। और जो वेस्टेज है उसको किट भाग कहते हैं, यानी कि अच्छा चीज और बुरी चीज खाने में से। अच्छी चीज का हमारे इंटेस्टाइन के जो वहां से माइक्रोवेलाई के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, और बाकी जो वेस्ट रह गया वो आगे की तरफ धकेल दिया गया, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनएस के जरिए उसको बाहर निकाल दिया गया। मतलब कि मल भाग को किट भाग भी कहते हैं, वेस्टेज को। तो ये यहाँ पर होता है। और ठीक इसका उल्टा अगर हम सोचें, प्रकोप से क्या होगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, खाना ठीक से नहीं पचेगा। रंजक पित्त लीवर में होता है, और प्लीहा यानी कि स्प्लीन में होता है। अब इसी में देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उसमें क्या होता है, ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है रस धातु का रंजन करके। मतलब कि जब हम धातु में आपको पढ़ाऊंगा वहां पे आप देखेंगे रस जो है रक्त में जो परिवर्तन होती है, तो लीवर में होती है ये प्रोसेस। और इसकी बीमारियां लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे, हार्ट के रिलेटेड। इस प्रकार ये आप इन सभी को आराम से पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएंगे इस पित्त के क्या क्या कार्य होते हैं, और इसके प्रकोपित होने से क्या क्या रोग हमें हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। पित्त प्रकोप के कारण, मतलब कि प्रकोप को सामान्य रूप से हम बढ़ा हुआ लेते हैं कि उसकी सामान्य मात्रा से उसकी मात्रा बढ़ गई। वैसे सामान्य रूप से असंतुलन होता है, इसका मतलब प्रकोप मतलब कि उसकी सामान्य से असंतुलित हो गया है वो। अब पित्त यानी कि उष्णता, उष्णता की वजह से होता है। पित्त के गुण एक बार दोबारा से आप ध्यान कर लीजिए, क्योंकि गुण आपको ध्यान होंगे तब ऑटोमेटिक आपको उसके फंक्शंस और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होनी है वो याद हो जाएंगी। दोबारा से नजर निकाल लीजिए, इसके गुण क्या है। स्नेह, उष्णम गर्माहट, तीक्ष्णम यानी कि तीखापन या जलन, अम्ल खट्टा, सरम तीव्र गति वाला, कटु। और कटु यानी कि एक तरीके से यहाँ पे तीखा से हम लेते हैं। तो ये पित्त के गुण हो गए हैं। अब गुणों के बेसिस पे, क्योंकि हमारा पित्त प्रकोपित हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है, तो मतलब कि उष्णता बढ़ जाएगी, तीक्ष्णता बढ़ जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी। अब बताइए, अम्लता बढ़ेगी तो कौन सी बीमारी होगी। एसिडिटी। एसिडिटी। सामान्य रूप से उष्णता बढ़ जाएगी
उष्णता बढ़ जाएगी तो क्या बीमारी होगी? अल्सर भी हो सकते हैं। अल्सर हो सकती है, बीपी हो सकता है, फोड़े फुंसी हो सकते हैं। इस तरीके से आप अपना दिमाग लगाइए और अपना आंसर करते जाइए। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने बोला ना, एग्जाम को कौन निकालता है? जो लॉजिक प्रेजेंट माइंड में रहता है उसका एग्जाम बहुत बिना पढ़े भी निकल जाएगा। लेकिन आप इतना दुनिया भर का पढ़ लोगे और आपको क्वेश्चन सोल्व करने आते नहीं है, आप कभी एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे। सालों साल देते रहोगे, नेट ही नहीं निकलेगा आपको। अब देखिए, पित्त प्रकोप के कारण क्या है? कारण मतलब कि किसकी वजह से पित्त प्रकोपित होता है? चरपरा, खट्टा, नमकीन। कल मैंने आपको बताए थे ना छह वो, कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। ये छह क्या है? कोई बताइए क्या है छह ये? रस। रस। वेरी गुड, ये छह रस हैं। मैंने बताया था मधुर, अम्ल, लवण, ये कफ को बढ़ाते हैं और वात को कम करते हैं। कटु, तिक्त, कसाय, ये कफ को कम करते हैं और वात को बढ़ाते हैं। ये तो हो गया वात और कफ। अब आते हैं पित्त के ऊपर। पित्त बीच का है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कि अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त को बढ़ाएंगे। और जो बच गया तीन, मधुर, तिक्त और कसाई, ये पित्त को कम करेंगे। अब देख लीजिए, इसमें देखो नमकीन आ गया ना, ये रहा लवण। खट्टा आ गया ना, अम्ल। अलग से देखो, आप ट्रिक सीख जाओ, अलग से चीज याद करने नहीं पड़ेंगी आपको। जब आपको ये चीजें आ जाएंगी तो तीखा आ गया ना। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज को याद कर लेंगे। ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाने से, यानी कि सूखी चीजें खाने से, क्योंकि सूखा खाएंगे तो लिक्विड, सूखा खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा ना, क्योंकि लिक्विड खाएंगे तो पित्त कम होएगा। तो इसलिए ज्यादा सूखी सब्जी खाने से, ज्यादा सूखी कोई भी चीज सूखा हो वो खाएंगे तो भी पित्त बढ़ने की ज्यादा संभावना है। धूप में ज्यादा बैठेंगे, अग्नि में ज्यादा लेंगे, ज्यादा हम मैथुन करेंगे, अनियमित रूप से भोजन करना, ये तो हर एक में लगा सकते हो, वात पित्त कफ तीनों में लगा सकते हो ये वाला नियम तो। क्रोध, भय, ये भी सभी में लग सकता है लगभग लगभग। पित्त दोष को बढ़ाने वाला क्रोध पित्त में आएगा, क्रोध पित्त में आएगा। और गुमसुम बैठे रहना को कफ में आ जाएगा। ज्यादा बोलना वो वात में आ जाएगा। पित्त प्रकोप के लक्षण, कल मैंने आपको बताया था वात पित्त कफ की बॉडी स्ट्रक्चर बताई थी। जल्दी से कोई माइक खोल के बताओ, वात पित्त कफ का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? वात पतले वात होते हैं। वाला पतला होता है, पित्त वाला हल्की होता है, कफ वाला मोटा होता है। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया आपने। पित्त वाला सामान्य रूप से, जैसे बॉडी बिल्डर जो होते हैं उनके अंदर ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा होती है, उनका शरीर भी ज्यादा अच्छा होता है, तो सामान्य रूप से उनके शरीर में पित्त की प्रधानता होती है। और युवा लोगों में भी पित्त की प्रधानता रहती है। और ये मन से निकाल देना कि पित्त है तो उसके अंदर वात नहीं होगी, कफ नहीं होगी। हमने पढ़ाया था ना 7 प्रकार की प्रकृति है। तो खाली पित्त नहीं है, कई बार मिला जुला रूप भी होता है। पित्त के साथ कफ भी हो सकता है, पित्त के साथ वात भी हो सकता है, तीनों भी हो सकती है। अब जो पित्त कैसे पता चलेगा कि उसका पित्त प्रकोपित हुआ है? वो हमेशा थका थका रहेगा। जैसे कि मैंने कल एक बीमारी का भी एग्जाम्पल दिया था, हाइपर थायराइडिज्म। बहुत ओवर एक्सरसाइज करेगा वो पर्सन जिसको हाइपर थायराइडिज्म है, लेकिन बाद में घर पे जाके बिल्कुल लटक जाएगा और फिर कुछ हाथ भी नहीं लगाएगा। बल और नींद की कमी, एक बार तो बहुत एनर्जी दिखा देगा जिसका पित्त बढ़ा हुआ है, पंगा ले लेगा किसी से भी, बताया था ना, किसी से भी पंगा ले लेगा जिसका पित्त बढ़ा हुआ है, चाहे सामने वाले पहलवान हो, और उसके सामने टकरा जाएगा, उसके साथ में वो पिट के आ जाएगा। यानी कि वो एक बार दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में कोई जरूरी नहीं है उसका बल हो, लेकिन वो ज्यादा ही उत्साही होता है, वो जोशीला ज्यादा होता है। उसके शरीर में जलन होती है, तापमान उसका बढ़ा हुआ रहता है, चेहरा लाल रहता है, आंखें लाल रहती है, जिसका पित्त बढ़ा हुआ रहता है। क्योंकि पित्त का गुण ही हो गया ना उष्णता, उष्ण उसके अंदर रहता है, गर्माहट। त्वचा का रंग पहले की अपेक्षा अधिक गाढ़ा, गाढ़ा का मतलब यहाँ पे डार्क से लिया गया है। जो ज्यादा धूप में रहते हैं काले हो जाते हैं ना उनकी स्किन,
तो सामान्य रूप से जो पित्त जिनका बढ़ा हुआ रहता है उनका जो कलर है वो भी हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। अंगों से दुर्गंध आती है, स्मेल आती है, क्योंकि उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है पित्त वालों को। तो पसीना बाहर आता रहेगा तो बार बार तो नहाने जाएगा नहीं, तो फिर वो पित्त स्किन पसीना बाहर रहेगा, मल स्किन पे रहेगा, तो उससे फिर स्मेल फैलती है। चिपचिपाहट का गुण है इसके अंदर, क्योंकि फिर चिपचिप शरीर हो जाता है। गर्मियों में आप देखते हो ना, आपकी बाजू के नीचे भी जो हम जब व्हाइट टी शर्ट अगर हम डाल लेते हैं तो पीली पीली सी हो जाती है। ऑलमोस्ट सभी की होती है, स्मेल सी आने लग जाती है हमारे शरीर से, चिप 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 शरीर हो जाता है। मुख गला आदि ये सूख जाता है। जिसका पित्त ज्यादा होता है बार बार वो पानी पीता है, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, बेहोश भी वो हो सकता है, चक्कर भी उसको आ जाएंगे। ज्यादा पर पित्त अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो, जैसे कि अक्सर ज्यादा हम जब देखा होगा ना, सूर्य नमस्कार ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो लोगों को चक्कर आ जाते हैं, क्योंकि पित्त की मात्रा बढ़ जाती है सूर्य नमस्कार करने से, एडवांस एक्सरसाइज करने से, जिसकी वजह से वो मूर्छित हो जाता है या फिर चक्कर आके गिर जाता है एक्सरसाइज करते करते, वो भी पित्त की वजह से ही होता है। नेत्र, नाखून, त्वचा आदि का पीलापन, बताया नहीं, जॉन्डिस की प्रॉब्लम जो हमारा आलोचक पित्त होता है, जो हमारी उसका मुख्य वो आंखों में होता है। आंखें जिसको पीलिया होता है ना, उसकी आंखें पीली होती हैं, नाखून भी पीले हो जाते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है। तो ये पीलापन उसके शरीर में आ जाएगा, यूरिन भी उसका पीला हो जाएगा, पीला पीला उसका बाथरूम निकलेगा। मुख का कड़वा और खट्टा स्वाद, क्योंकि पित्त बताया ना कि अम्ल, लवण और कटु तीन रस इसको बढ़ाएंगे तो तीनों रसों की प्रधानता रहेगी उसके शरीर में, तभी तो पित्त बढ़ेगा। खट्टा स्वाद उसके में रहेगा, खट्टा खट्टा, बार बार पानी पीने की उसकी इच्छा करेगी कि मैं कुछ ठंडा पानी पी लूं, कुछ ऐसी चीज खा लूं जिससे मेरे शरीर को थोड़ी शीतलता मिल जाए। वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता पित्त वाला व्यक्ति। अब कैसे हम पित्त का ट्रीटमेंट करेंगे? पित्त बढ़ गया है उसको कैसे हम ठीक करेंगे? विरेचन क्रिया, विरेचन क्रिया कल मैंने आपको बताई थी। बताओ, कोई माइक खोल के बताओ, पंचकर्मा में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो मैं बता दूं, बताओ। वमन, विरेचन, आयुर्वेद में शुद्धि बताइए। क्रिया को पंचकर्म कहते हैं। ये डीप क्लींजिंग होती है योग के मुकाबले। तो पहला जो कर्म है वो वमन है, फिर विरेचन है, फिर वस्ति है, फिर नस्य है, और अंत में रक्त मोक्षण है। तो वमन में उल्टी कराई जाती है औषधियों के साथ, विरेचन में भी औषधियों के साथ विरेचन कराया जाता है, मतलब पेट साफ करना है उसमें। और वमन वस्ती में बहुत सारे टाइप की वस्ती होती है। इसमें एनीमा है जो एनल रीजन के थ्रू दिया जाता है, उत्तर वस्ती है जो मूत्र मार्ग के जरिए दिया जाता है, और बहुत सारे अलग स्थानों की वस्ती है जैसे कटी वस्ती, जानू वस्ती, इस टाइप से। उसके बाद नस्य कर्म है जिसमें नाक के थ्रू षड बिंदु तेल या अणु तेल या इस टाइप के कुछ औषधीय तेल डाले जाते हैं या घी डाला जाता है। उसके बाद रक्त मोक्षण है जिसमें जलौका है, जिसको जो लीच थेरेपी बोलते हैं, या फिर दूसरा है शिरावेधन, मतलब एक जगह से वेन पंचर करके वहां का ब्लड निकाल लेना। ये भी जनरली कफल जोश में किया जाता है। वेरी गुड, परफेक्ट। और वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में ज्यादातर लीच थेरेपी, रक्त मोक्षणम का आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लिया जाता है। जी जी कि जी। वेरिकोज वेन्स में क्या होता है ना, नीचे पैरों की नसें बाहर आ जाती है, काली और लाल, बाहर ऐसे बाहर की तरफ निकल आती है। जब बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उस समय डॉक्टर या तो ये करता है, एलोपैथी में तो उसको नसों को ही निकाल देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में क्या करते हैं, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, रुक जाता है नीचे। तो ये जो जोक आपको दिखाई दे रही है, गाँव में जो गाँव का होगा उनको पता होगा कि जब हम जोहड़ में या फिर नहर में जाते हैं भैंसों को नहलाने के लिए, तो वहां पे पानी के साथ में जोक चिपक के आ जाती है पशुओं के ऊपर, फिर हम इसको उतारते हैं, पशुओं का खून भी पीती है ये। तो तो वो डिसाइड ऐसा नहीं होता है कि किसी भी जोक को हम ट्रीटमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। यहाँ पे एक इनको स्पेशली अलग से चीज रखी जाती है, इनको अलग से इनकी प्रजाति होती है, उन्हीं को ही यूज किया जाता है। नहीं तो कई जहरीली जोक होती है उनका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, ये बाकी सभी चीजें पंचकर्मा के नेमिंग आपको याद होनी चाहिए, पेपर में आ सकती है। मेन मेन इसमें क्या होता है प्रीति मैम ने बता दिया आपको। वमन उल्टी करना, विरेचन यानी कि संघ प्रक्षालन की तरह लगभग, लेकिन आसन नहीं होंगे इसमें, औषधि खिलाएंगे और नीचे से निकल जाएगी।
बस्ती, बस्ती बता दिया। रक्त मोक्षण हो गया, नस से नाक के द्वारा कुछ जो कुछ भी लुब्रिकेंट का नाक के अंदर प्रवेश कराना, ये नस से कर्म हो गया। तो ये हो गया हमारा पंचकर्म। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया, प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए, पित्त जब बढ़ गया है बहुत ज्यादा तो हम विरेचन कराएंगे। अब विरेचन क्यों कराएंगे, कुछ समझा आपने? विरेचन कराने से क्या हो रहा है, अब दोबारा से स्ट्रक्चर को देखिए। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, विरेचन हम क्यों कराएंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे पित्त का स्थान है ड्योडिनम, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये मुख है, ठीक है। और यहाँ से विरेचन में क्या हो रहा है, विरेचन में हम यहाँ से कुछ औषधि खिला रहे हैं, और वो औषधि हमारे पेट में जाएगी। पेट से यहाँ पे ड्योडिनम से होती हुई हमारे आंतों में घूमती हुई उस औषधि वो हमारे एनएस के जरिए बाहर निकल जाएगी। तो मतलब क्या कर रही है, जैसे हमारा योग की क्रिया में शंख प्रक्षालन की क्रिया होती है कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को माउथ से लेकर के एनएस तक की उसको पूरा क्लीन कर देती है ना। ठीक इसी प्रकार ये विरेचन मैंने बस्ती में स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन ये विरेचन को मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, विरेचन बता रहा हूँ मैं कि विरेचन क्रिया पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन कर देती है। तो क्योंकि पित्त यहीं पे बनता है बीच में, इसलिए पित्त भी शांत हो जाता है इससे। कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, पित्त पे विरेचन क्यों इफेक्ट डालता है ज्यादा। कौन सा औषधि यूज करते हैं डॉक्टर सर, किस तरह का? इसमें देखिए विरेचन क्या है, आप क्या विरेचन पूछ रहे हो ना, इसमें ध्यान रखना है हमें उन द्रवों को लेना है जैसे कि जो ठंडी हो, गर्माहन को नहीं लेना है। जैसे कि विरेचन कफ में भी दिया जाता है, वहां पे बोला जाता है कि कफ में विरेचन में कैसा करना है कि उसमें ऐसे हमें औषधि डालनी है, जैसे काली मिर्च डाल दी है, मेथी डाल दी है, अजवाइन डालनी है। उनकी प्रकृति क्या है, कुछ गर्म है, वो कफ को ठीक करेंगी। अगर हमें पित्त के रूप में विरेचन लेना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि जो है, जो ठंडी प्रकृति की जो चीज है उनको हम लेंगे विरेचन के साथ में, जिससे पित्त शांत होएगा। तो विरेचन खाली विरेचन नहीं करेगा, विरेचन के अंदर जो औषधि यूज होने वाली है वो इस प्रॉब्लम को ठीक करेगी। तो इस चीज का जनरली भी ध्यान रखना। अश्वकिंचुकी और इस टाइप की चीजें दी जाती है, अश्वकिंचुकी या फिर इच्छा भेदी रस, इस टाइप की गोलियां दी जाती है। लेकिन ये आयुर्वेद के पंचकर्म में पहले पूर्व और पश्चात कर्म भी हैं। मतलब बहुत दिन तक आपको स्नेहन स्वेदन करना पड़ेगा, मतलब बहुत दूसरी मेडिसिन या घी के साथ वो पूरे जो भी दोष होते हैं शरीर में जहां जहां भी प्रेजेंट होते हैं उनको कोष्ठगत लाया जाता है, मतलब पेट में लाया जाता है, उसके बाद विरेचन किया जाता है ताकि वो पूरा बाहर निकले। बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ पे तो मेंशन नहीं थी, ये आप जब भी किसी आयुर्वेदिक सेंटर में जाएंगे वहां पे आपको मिलेगा। ऑलमोस्ट ज्यादातर आयुर्वेद की पहचान ही मालिश से समझी जाती है। जो नहीं जानते वो तो मालिश से ही समझते हैं कि मालिश करते हैं वो आयुर्वेद है, क्योंकि वो पूर्व कर्म है पहले दिन। वहां पे आचार्य चरक जी भी कहते हैं कि वहां पे उदाहरण लेते हैं एक लकड़ी का। अगर हमें किसी लकड़ी को मान लेते हैं कि ये मेरे हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप देख रहे होगे, मेरे हाथ में मान लिया कि लकड़ी का टुकड़ा है। ऐसे ही मेरा शरीर है, अगर मुझे अपना शरीर लचीला बनाना है तो जैसे कि मान ले मेरा शरीर है लकड़ी का टुकड़ा, और मैं अभी इसमें तोड़ा फोड़ी करने लग जाऊं तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। तो आचार्य चरक जी कहते हैं डायरेक्ट ज्यादा हैवी चीज करने से पहले इसको लचीला बनाओ, इस पे तेल की मालिश करो। जब उस लकड़ी के ऊपर तेल की मालिश करी जाती है तो फिर वो लकड़ी मुड़ मुड़ भी जाती है और टूटती भी नहीं है, उसके अंदर लचकता आ जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के ऊपर ये मेथड लगाया जाता है कि मालिश की जाती है। मालिश से क्या होता है, हमारे जो रोम होते हैं वो अच्छे से खुलते हैं, स्किन में लचीलापन आता है, भ्राजक पित्त एक्टिव होता है, और बाहर से जो हमने स्नेह चीज यानी कि जो तेल, तेल का तेल, कोई भी जो तेल हमने डाला है वो हमारे अंदर टिश्यूज तक जाता है, जिससे उनमें लचकता पैदा होती है। और फिर हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं या कोई और ट्रीटमेंट करते हैं, उसका नुकसान नहीं होता। इसीलिए पूर्व कर्म
सबसे पहले किए जाते हैं, लेकिन ये मुख्य पंचकर्म में नहीं आते, ये भी देख लेना। पूर्व कर्म जो होते हैं, मालिश करना और उसके बाद में भाप दी जाती है, सामान्य व्यायाम भी करवाया जाता है, वो ये पूर्व कर्म का टॉपिक। और बहुत सारी चीजें की जाती हैं। जी थैंक यू। लेकिन मुख्य पंचकर्म यही आएंगे, वमन, विरेचन, वस्ति, व्यक्त, मोक्षणम, नस्य, मुख्य यही है 5 कर्म। और योग के 6 कर्म तो याद होंगे आपको, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली, कपालभाति। 6 कर्म ये हमारे योग के हैं, और 5 कर्म हमारे आयुर्वेद के हैं। और जल्दी से मुझे बताओ 8 कर्म कहाँ बताए गए हैं? खट खट रचनावली में। Very good। हठ हट रत्नावली में रत्नावली 8 का कर्म वहां पे एक तो चक्री को और गजकर्णी को 2 अलग बताया गया। मस्तक मस्तक, भ्रांति, कपाल भाती ही है वो, गजकर्णी है एक्स्ट्रा, गजकर्णी और चक्री, कंफ्यूज मत होइए, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ टॉपिक ये। ठीक है, आगे हम जी जी बढ़ते सर हैं। जी। घृत पान, घृत यानी कि घी, घी के द्वारा भी पित्त को ठीक किया जाता है। स्निग्ध और सौम्य पदार्थ, मतलब कि देखिए पित्त बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि वो चीजें हमें लेनी है जो कफ को बढ़ा दे। जो चीज कफ को बढ़ाएंगी वो चीज हम, जैसे कफ को कौन सी चीज बढ़ाएंगी, कि मीठी चीज बढ़ाएंगी, और स्निग्ध चिकनी चीज कफ को बढ़ाती हैं और पित्त को कम करती हैं। दोनों चीजों को हमें देखना है। सौम्य चीजें, ये चीजें क्या होती है, जैसे कि सौम्य यानी कि सामान्य रूप से ठंडी जो चीजें हैं उनको हम सौम्य चीजें बोलते हैं सामान्य रूप से। तो ऐसी चीजें क्या होंगी, पित्त को कम कर देंगी। घृत कुमारी का रस, अंकुरित अन्न, सलाद, ये आप देख लेंगे, ये पित्त को कम करती हैं। तो हमारा पित्त का टॉपिक हो गया। कफ को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इंट्रो दे देता हूँ। कफ यानी कि केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ, अर्थात बताया गया कि जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का दूसरा नाम क्या है, श्लेष्मा। कफ का दूसरा नाम श्लेष्मा है। और आगे बताया गया है श्लिष्यति इति श्लेष्मा, मतलब कि जो संयोग करता है, अर्थात जो संश्लेषण करता है, जो कुछ पैदा करता है, कुछ भी म्यूकस पैदा करता है, वही श्लेष्मा उसको कहा जाता है। देखिए हमारे शरीर का जो ग्रोथ होती है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। शरीर की ग्रोथ किस दोष से होती है? तो शरीर की ग्रोथ कफ से होती है। कफ वाले मोटे भी तो होते हैं ना, यानी कि उनका शरीर कुछ ज्यादा ही ग्रोथ करता है कफ वालों का। बच्चे से हम बड़े हो रहे हैं कफ की वजह से हो रहे हैं, और यंग के बाद में बूढ़े लोग थोड़ा सूखने लग जाते हैं क्योंकि उनका कफ कम हो जाता है और वात बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका शरीर दुबला हो जाता है बड़ी आयु में। कफ बढ़ेगा तो शरीर मोटा होता है। कई लोग बड़ी आयु में भी ज्यादा मोटे हो जाते हैं, कुछ कफ की वजह से उनका शरीर का वेट ज्यादा बढ़ जाता है। तो मोटापे का सीधा सा ट्रीटमेंट है, बोलते हैं कि कपालभाति का इफेक्ट करो मोटापा कम होगा। क्यों होएगा? आज लॉजिक मिल गया आपको, हठयोग पर दीपिका में स्पष्ट लिखा हुआ है, बार बार पूरक रेचक करने से कफ दोष का नाश होता है। और आज हम मॉडर्न यूज में हम यूज करते हैं कपालभाति करो मोटापा कम होगा। रीजन समझ आया? हमने टेक्स्ट का रेफरेंस दिया कि कपालभाति करने से कफ दोष की कमी होती है। अब हमने उसके साथ में आयुर्वेद को जोड़ दिया कि आयुर्वेद में कहा है कि कफ की वजह से मोटापा होता है, कपालभाति करने से कफ कम होता है, इसका मतलब कपालभाति करने से मोटापा कम होता है। तो हम इस तरीके से 2-3 बुक का ज्ञान इस तरीके से आप अपनी कक्षा में भी अपनी रूटीन में इस तरीके से लॉजिक लगाते हुए, और बिल्कुल करेक्ट है, इस लॉजिक को कोई मना नहीं कर सकता। इस तरीके से अपनी नॉलेज को आप बढ़ाइए, सभी पूरा दिमाग खोल के हर एंगल से इन चीजों को देखिए। हम खाली आयुर्वेद नहीं पढ़ रहे, हम हर चीज को कवर कर रहे हैं साथ साथ। शरीर की स्निग्धता, चिकनाहट, आर्द्रता प्रदान करता है, मतलब कि जो शरीर के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मोटे लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। मोटे लोगों में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और मैंने आपको पढ़ाया भी था टीचिंग मेथड्स में, जब हम बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं मेल का और फीमेल का, वहां पे हमने पढ़ा था
एडिपोज टिश्यू जो फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि फैट यानी कि कफ, वो लेडीज में ज्यादा होते हैं एक्टिव, जेंट्स में कम होते हैं। इसीलिए लेडीज ज्यादा मोटी जल्दी हो जाती हैं जेंट्स के मुकाबले। और इसी वजह से आप देखना कि जो एडवांस आसन जैसे कि बेंडिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, ये गर्ल्स ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाती हैं जेंट्स के मुकाबले, बॉयज के मुकाबले, नेचुरली। वो प्रैक्टिस कर लिया किसी बॉयज ने, वो अलग विषय है, लेकिन सामान्य रूप से गर्ल्स में ज्यादा होती हैं। उसका रीजन यही होता है कि उनके एडिपोज टिश्यू ज्यादा एक्टिव होते हैं, कफ उनके अंदर नेचुरली होता है, जिसकी वजह से उनकी एडवांस आसन, बेंडिंग, ट्विस्टिंग ज्यादा इजीली होती है गर्ल्स की। हमारे हमने पढ़ा था जॉइंट्स के अंदर कि साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे हर जॉइंट को जो जोड़ता है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होती है, वो भी कफ की वजह से ही होती है। कफ के कार्य क्या होते हैं? अच्छा, टाइम हो चुका है, ओके, हम कल पढ़ेंगे इसके बाद में। इतना आगे का पढ़ लेना, कल से, आज तो समय चला गया, कल से फिर मैं फास्ट पढ़ाना शुरू करूंगा इस टॉपिक को। ठीक है, समझ आया सभी को आज जो मैंने पढ़ाया? जी। जी सर। मैसेज मैसेज करके बताएं किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है समझने में? ओके, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिसका नाम बोला जाएगा वो मैसेज करके बताना, और माइक खोलेगा, बाकी लोग मैसेज करेंगे। चलिए आप मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे पित्त के प्रकार कौन कौन से हैं। मैसेज करें सभी, जो सबसे पहले मैसेज करेगा वो माइक खोल के बताएगा पित्त कितने प्रकार का होता है। मैसेज करो रोशनी जी, नाम तो लिखो पांचों के। वेरी गुड, रोशनी भोई जी माइक खोल के बताइए, आपने टाइप किया है। जी सर, पित्त के 5 प्रकार हैं: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे मैसेज के में बताएंगे कि लीवर और स्प्लीन में कौन सा पित्त होता है। और पूजा मिश्रा जी मुझे माइक खोल के बताएं कि लीवर और स्प्लीन में कौन सा पित्त होता है। सॉरी, वॉइस ब्रेक हो रही थी, सॉरी। लीवर एंड स्प्लीन में कौन सा पित्त होता है? रंजक। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, आप मैसेज करेंगे पित्त के गुण कौन से होते हैं, मुझे बताएंगे विभा नागपाल जी। पित्त के गुण आप माइक खोल के मुझे बताइए। हाँ जी सर, कुछ पित्त जी के गुण होते हैं: तीक्ष्ण, द्रव होता है, सर गुण है उसमें, और स्नेह है, अम्ल है, और पीत वर्ण का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुण बताया है। आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे देवासुरी साहू जी, जिसका शरीर सामान्य रूप से मोटा है, तो हम कौन सी प्रकृति मानेंगे कि किस प्रकृति का व्यक्ति है, मोटे सर वो शरीर हो? कब प्रकृति का है। बहुत बढ़िया। अब मुझे आगे बताएंगे दीपाली जी, मुझे माइक खोल के बताएंगी कि वात के गुण क्या होते हैं। 7 गुण बताए गए हैं, दीपाली जी माइक खोल के बताइए। हाँ भाई सर, जी बताइए। वात के गुण वृक्ष होता है, और मुझे याद नहीं है सर। ओके, मुझे बताएंगे, नीरज जी बताऊं क्या? बताइए। मैं बताऊं? जी। बताओ नीरज जी, 7 बताइए। बताए थे आपने: रुक्षता, शीतलता, लघुता। जी। रुक्षता, शीतलता, लघुता, चंचलता, और विषादत, और खर खर, बहुलता, और एक और था शीघ्र
शीघ्रगमिता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे बताएंगे शीतल आर्य जी, अब मुझे बताएंगे अष्टांग आयुर्वेद के बारे में। प्रेरणा दुबे जी, अष्टांग आयुर्वेद के बारे में बताइए। जी भैया, इसमें भैया अष्टांग अष्टांग संग्रह, उसके अंदर काय चिकित्सा आता है, जिसके अंदर अग्नि चिकित्सा होती है, बाल रोग चिकित्सा जिसके अंदर गर्भावस्था और शिशु संबंधित चिकित्सा होती है, भूत विद्या इसमें मानसिक रोगों के बारे में चिकित्सा होती है, शल्य चिकित्सा इसमें सर्जरी के लिए होता है, चाणक्य तंत्र वो जो प्रोब्स का करके आपने कुछ बताया था, हेल्पिंग मटेरियल करके, अगध तंत्र विष चिकित्सा के लिए होता है कि कोई जहर वहर लग जाता है तो उसके लिए चिकित्सा है, रसायन तंत्र जो है वो सप्त धातुओं की चिकित्सा करता है, और वाजीकरण तंत्र जो है वो शुक्र शुक्र संबंधी मतलब सेक्स वाली बीमारियां जो होती है उनके लिए बहुत होता है। अच्छा आपने बताया है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगी भावना चौधरी, डीएसवीबी, आप मुझे बताएंगे कि दोष किन किन को कहते हैं और इनको दोष ही नाम क्यों पड़ा। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर तीन दोष बताए गए हैं, मतलब त्रिदोष, जिनका वर्णन आयुर्वेद में मिलता है, वात पित्त कफ। और इनको सर त्रिदोष इसी मतलब दोष इसलिए कहा गया है स्पेसिफिकली कि दोष का इट मीन्स मतलब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। मतलब दोष का मतलब जैसे हम नॉर्मली अगर सिंपली लैंग्वेज में बोले कि दोष का मतलब कुछ डिस्टरबेंस है एक टाइप से, मतलब कुछ खराबी है, इनबैलेंस है, मतलब वो वाली चीज। तो जब त्रिदोष मतलब डिसबैलेंस होते हैं, प्रॉपर मात्रा में नहीं होते, सम नहीं होते, तो तब वहां पे फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और इसीलिए उन चीजों को दोष बोला गया है। मतलब ये दोष है हमारे शरीर में। ठीक है, इसका थोड़ा और अच्छे से इस तरीके से बताया जा सकता है, जैसे कि मैं वहां पे बताऊं आता है भैया? ना, मल मूलम ही शरीरम। बताइए प्रेरणा जी, बताइए। भैया इसमें ये बताया गया है कि ये पहली बात तो ये कि वात पित्त कफ ये तीन होते हैं, और जब ये सम अवस्था में संतुलित अवस्था में होते हैं, कि एक इनका एक बताया गया है कि इस अवस्था में होने चाहिए, उसी अवस्था में होते हैं जब इनका संतुलन बिगड़ता है, ऊपर होता है नीचे होता है, तब ये त्रिदोष का मतलब ये दोषों का रूप ले लेते हैं, तब ये त्रिदोष कहलाते हैं। मतलब जैसे आप नहीं। बता रहे हो कि मल और मूल की कमी या बढ़ना या घटना उन सब चीजों में आता है ये, हम्म। गलत बताया? ये स्वयं ओके, दूषित होते हैं, औरों को दूषित करते हैं, इसीलिए दोष कहलाते वेरी हैं। गुड, परफेक्ट आंसर रोशनी जी ने अब दिया है कि देखिए वैसे तो हमारा शरीर 200 धातु से मिलके बना है, इसके बिना तो शरीर का निर्माण ही नहीं होगा हमारा। क्योंकि दोष हमने पढ़ा था ना कि वात जो है आकाश वायु से मिला है, पित्त जो है अग्नि जल से मिला है, कफ जो है कि जल पृथ्वी से मिला है, कि ये तो पंच महाभूतों से बना है, यानी कि इससे तो मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन इनकी वजह से ये खुद भी प्रकोपित हो जाते हैं, और इसकी वजह से अन्य धातुएं भी प्रकोपित हो जाती है, दूषित हो जाती है, इसलिए इनका नाम ही दोष रख दिया। ये रीजन है, ठीक है। जैसे कि लड्डू गोपाल कान्हा जी को बोला जाता है माखन चोर, कर्मों के आधार पे उनका नाम पड़ गया माखन चोर। तो इसी आधार पे इसके कर्म ही ऐसे हैं कि दूषित करता है, इसलिए इसका नाम ही दोष रख दिया गया। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कि उपस्तंभ के बारे में मुझे बताएंगे जीत राम जी माइक खोल के, कि कौन कौन से उपस्तंभ आयुर्वेद सर में। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य ये हमारे उपस्तंभ हैं। बहुत बढ़िया जी, और बहुत स्तंभ है सर हमारे तीनों तत्व जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं, वो स्तंभ है, वात पित्त कफ। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन पुष्पा जी, पुष्पा जी आप मुझे बताएंगे कितनी प्रकार की प्रकृति होती है आयुर्वेद के अनुसार, महर्षि चरक के अनुसार जो मैंने पढ़ाई थी आपको, प्रकृति कितने प्रकार की होती है। भावना चौधरी सॉरी दिल्ली सर, से अभी आप, पता नहीं है मुझे। भावना चौधरी जी आप बताइए। जी मैं बताऊँ? हाँ सॉरी, कल भी आपने बताया था यही क्वेश्चन, चलो बता दो, कोई नहीं।
7 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम ले सकते हैं कि वात पित्त कफ अलग अलग होती हैं। वात, फिर पित्त, फिर कफ, फिर वात और पित्त को एक साथ ले सकते हैं। 4 हो गई, पित्त और कफ 5। फिर आपकी हो जाती है कफ और वात 6। हम तीनों को मिला देते हैं, वात पित्त कफ, तो 7। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मैंने आज एक चीज बताई थी, देखता हूँ कितने लोग एक्टिव थे उस चीज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे, मैसेज करना सभी। खाना हमारे अंदर ड्यूडेनम में जाके कितने भागों में डिवाइड होता है और उसका क्या क्या नाम है, मैसेज करें। आप कितने एक्टिव हो यहीं से पता चल जाएगा। अरे वाह कुंदन जी, बहुत बढ़िया। हम नाम और बता दीजिए कुंदन जी, मैसेज करो मैसेज। अरे वाह, रोशनी जी ने तो पूरा लिख दिया है। नीरज जी, लक्ष्मी जी। हाँ लक्ष्मी मैम, माइक खोल के बताइए। सार भाग और कित सर। कितने सार, थोड़ा डिफाइन कर दीजिए सार को, किट को। सर डिफाइन नहीं कर पाऊंगी सर। ओके जी, मैं डिफाइन करूँ भैया? इसमें क्या जी होता है, जो बताइए सार नीरज होता है जी। ना भैया, जो सार होता है वो हमारी बॉडी के लिए सही होता है, मतलब वो हमारे शरीर के लिए सही होता है, यूजफुल चीज होती है हमारी बॉडी के लिए। और जो किट होता है, मलमूत्र होता है जो बाहर निकल जाता है, तो उसे किट बोलते हैं। वेरी गुड। आप इस एक एग्जांपल से मैं और समझा देता हूँ। कभी आपने माखन बनाया है, घी कि दही जी को जमाया जी जाता है, जी फिर भैया, उसको वो गाँव किट में है, ऐसे भिगोने के लिए देखा है। होती है। और आजकल तो मशीन आगे घूमने वाली। तो उसमें क्या करते हैं, हम बोलते हैं ना माखन को ले लो, छाछ को छोड़ दो। तो माखन हमारा सार भाग है, और जो बच गया नीचे वो छाछ, जो बच गई लस्सी, वो हमारा किट भाग है। समझ गए? इस तरीके से जो हम खाने का, जो हमारी मलाई है वो हमारा सार भाग है, जिससे हमारी धातुएं बनेंगी, पुष्ट होंगी। और जो वेस्टेज है वो हमारा मल भाग है, उसको किट भाग कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। सर एक और तरीके से समझा जा सकता है कि खाने के पाचन के बाद जो पहली धातु बनती है वो रस धातु है और वही सार भाग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आगे भी पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को गहराई से, वहां पे यही बात है जो रोशनी मैम ने बताई अभी। आवाज तो प्रीति जी की है, आईडी रोशनी जी की, ऐसे कैसे? नहीं सर, मेरी ही है। आपकी है? जी। ओके, सॉरी। अब एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, मुझे बताएंगे रोशनी गौर जी, अग्नि कितनी होती है? नाम बताओ। जी सर। अग्नियां शरीर में कितनी होती हैं? मैंने ध्यान नहीं दिया था। रोशनी जी थोड़ा और फोकस करो। स्वाति जी आप बताइए। सारे नाम नहीं बता पाऊंगी। धात्वाग्नि, जठराग्नि, रसाग्नि। मैं मैं बताऊं नहीं राहुल नाम जी? बता पाऊंगी। रुके रुके, रोशनी जी कोशिश कर रही हैं, बताओ रोशनी। सॉरी स्वाति जी बताइए। अच्छा बता रहे हो, कुछ कुछ तो ठीक है आपका, बोलो बोलो। नहीं, इतने 3-4 ही याद है भैया। कोई बात नहीं। हाँ बताओ भावना जी, अब बताइए। 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नियां और एक सबसे जो श्रेष्ठ, जिसके मानते हैं श्रेष्ठ अग्नि। 7 धातु अग्नि है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7। 5 हमारी भूत अग्नियां हैं, जो कि हमारी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और एक हमारी जठराग्नि। बहुत बढ़िया। थोड़ा इसको और थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से, थोड़ा अच्छे तरीके से ऐसे बताएंगे। खाली रस रक्त बताएंगे तो ऐसा लगेगा हम धातु बता रहे हैं। तो हम कहेंगे रसाग्नि, रक्ताग्नि, है मांसाग्नि, मेदाग्नि, मज्जाग्नि, अस्थि अग्नि। ठीक है, इस तरीके से हम बताएंगे इसको। ओके जी, ओके, ठीक है। ये हो गया। मल के बारे में मुझे कौन बताएगा? मल के बारे में मुझे बताएंगी कमल बाबरा जी। मैं बताऊं? आए, सर हम मुझे बताइए ना, कमल। हाँ जी अभी मैं एक्टिव नहीं थी, सॉरी ना। मल कौन कौन से होते हैं? मल जो हमारे एक मैं तो बताऊं? स्टूल होता है, एक यूरिन होता है, और एक पसीना। इसके अलावा भी मल होते हैं शरीर में? हाँ जी, जो आंखों से निकलता है, कान से निकलता है, और भी होते हैं मल? नेल से निकलता है। जो भी शरीर से निकलता है सारा मल ही है। बाल निकलते हैं,
नाखून निकलते सर मल ही है। अब कुंदन जी हमें बताएंगे पूरी हेल्थ की डेफिनेशन कहाँ बताया गया है, किस सूत्र में बताया, पूरा आप बताइए श्लोक के साथ। सुश्रुत संहिता में बताया गया ना 15/41 में सम दोष समाग्रिश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात् मेन्द्रियामणा स्वस्थ इत्यमीध्यते। बहुत बढ़िया। इसमें सभी दोष सम मात्रा में हो, अग्नि सम हो, धातु मल और उसकी क्रियाएं भी सम हो, तथा जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, शुद्ध हो, वो स्वस्थ समझा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मनोज पालदी WHO की हेल्थ डेफिनेशन सुनाइए। सर WHO के अनुसार सर जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो, वही सर स्वस्थ हो। एक और रह गया। और एक और, हाँ सर एक और था उसमें, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक भी सर। सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। अब मुझे राधिका जी WHO की फुल फॉर्म बताइए। भैया जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से राधिका प्रसन्न जी हो। क्या पूछ रहा हूं मैं, WHO की फुल फॉर्म। अच्छा, विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा बोलिए। WHO, हाँ भैया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आधा इंग्लिश का बोल रहे थे, कर विश्व दिया, फिर आधा हिंदी, कोई नहीं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश कर दिया था, सॉरी ठीक भैया। है। ओके जी, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा क्वेश्चन, लास्ट सभी मैसेज करेंगे लास्ट क्वेश्चन को। कितने धातुओं को सीक्वेंस में टाइप करें, साथ के साथ धातुओं को टाइप करें सभी, क्योंकि सीक्वेंस पेपर में आती है। नहीं नहीं, आप मैसेज करें, मैसेज करें, मैसेज करें, मैसेज, सभी लोग पार्टिसिपेट करो मैसेज में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं फिर। वेरी गुड, रोशनी जी ने कर दिया है। और करो सभी लोग, मैं वेट ही करता हूँ, कुछ सभी लोगों का देखूंगा मैं आज। महक जी ने कर दिया है, मनोज जी, कुंदन जी, लक्ष्मी जी, धर्मिष्ठा जी, प्रेरणा जी, स्वाति जी, भावना जी, आनंद कुमार जी, आप माइक खोल के बताइए। आनंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, नेटवर्क इशू। देवासुरी साहू जी आप बताइए। जी सर, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र। एक चीज छोड़ दिया, दोबारा बोलो। रस, रक्त, मांस, चौथे नंबर की मेद, मेद में अस्थि, मज्जा। हाँ, एडिपोज टिश्यू तो छोड़ दिया आपने, मेद जो हमारा फैट होता है जिसकी वजह से। वेरी गुड, आगे। अस्थि, मज्जा, शुक्र। वेरी गुड, तो 7 ये धातु हो गई। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा फीडबैक ले लेता हूँ आज की क्लास का।